सकते हैं सर कि आपको यूट्यूबर से पहले आप एजुकेटर को प्रायोरिटी देते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब यूट्यूबर तो ऐसा कोई टर्म है नहीं, ठीक है, वो तो बस बनाया हुआ ऐसे टर्म है। यूट्यूबर इस सेंस में सर कि जैसे कई बार हमने देखा है कि क्योंकि बहुत सारे हाँ, यूट्यूबर मैं समझ रहा हूँ कि आप मतलब जैसे मैंने शुरुआत ही वैसे की कि वो व्यूज़ वाली चीज़ जब आ जाती है ना, तो वो वाला क्राइटेरिया, येस ऑफ कोर्स, वो क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं था। वेरी नॉर्मल। आई थिंक लोग जो है सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, मेरा ये मानना है कि फेलियर्स को भी उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए। डेफिनेटली सर। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? फेवरेट एक्टर पंकज त्रिपाठी। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे पास है। मतलब अगर हम कहें कि पिछले कई सालों से जो एडटेक इंडस्ट्री को बनाने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, ऐसे, और शायद आप समझ भी चुके होंगे, अब तक आपने थंबनेल देख चुका होगा, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संजीव पांडे सर हमारे साथ हैं। सो वार्म वेलकम संजीव सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू प्रणव सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा मैं, आपने जो इतना ये जो चीज़ें प्लान करी है और काफ़ी अर्ली प्लान कर लिया, मुझे लगा थोड़ा समय लगेगा अभी इस चीज़ को। चैनल अभी बहुत ही रिसेंट में शुरू हुआ है, बट येस, बहुत सारी बातें, आई थिंक ये बच्चों को अदर साइड ऑफ द स्टोरी, बहुत सारी बातें होती है जो हम लेक्चर्स के दौरान और ऐसी चीज़ें नहीं पता लगती, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को पता लगती है, मज़ा भी आता है। तो आज भी ऐसे उम्मीद करता हूँ कि सेशन में कुछ बहुत ही ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे। डेफिनेटली सर, इस सेशन का मोटिव यही है कि अदर साइड ऑफ संजीव सर क्या है एक्चुअली, क्योंकि हमने अभी तक उन्हें जब भी देखा है बोर्ड के साथ देखा है, पढ़ाते हुए देखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वगैरह पढ़ाते हुए देखा है। आज हम जानेंगे अदर साइड ऑफ संजीव सर कि संजीव सर कहाँ से हैं, वो अभी प्रेजेंटली किस एक पर्टिकुलर जो काम कर रहे हैं उस बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। तो एक एक करके सर सवाल उठाते हैं आपके। बिल्कुल सर, कितना डीप तक जा सकते हैं? अब देखिए अदर साइड का मतलब ये काफ़ी बच्चों को जो मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं, जी जी, उनको तो काफ़ी हद तक पता है, बट येस, एवरी ईयर जो बच्चे 9th-10th में नए नए आते रहते हैं, कई बार उनको नहीं पता होता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डेप्थ की तो देखिए कैसा है कि आपको जो सही लगे, जी जी, ऑफ कोर्स आप थोड़ी गरिमा समझते हो तो जो सही लगे आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, तो हम उतनी डेप्थ तक जाएंगे। एक्चुअली इस नहीं, पॉडकास्ट ऐसा का कोई नहीं। एक्चुअली इस पॉडकास्ट का जो मोटिव रहा है वो ये रहा है कि सर आपसे अभी मेरा हाल ही में डिस्कशन वगैरह हो रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम से हम एक साथ में, लगभग शायद हमें 1 महीना हो गया है जब से हम यहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट्स को बताने भी चाहेंगे, शायद कुछ को ना पता हो, कि हम कोटा राजस्थान में अभी हैं। संजीव सर बेसिकली बिलोंग करते हैं, सर कहाँ से हैं आप बताएंगे तो? अगर मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से हूँ, जी, और वैसे रूट्स मेरे बिहार मुजफ्फरपुर से हैं। अच्छा, बिहार से? यस, तो बाकी तो अभी कोटा जब से आए हैं तो यहाँ पे अलग माहौल है। कोटा चैप्टर शुरू हो गया और बहुत ही मज़ेदार है। जी, और एनवी सर के साथ में यहाँ पे जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, इस पे बहुत ही आने वाला था अमेजिंग सर है। मैं एक्चुअली। तो आप बता सकते हैं कि क्या, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि संजीव सर अभी महाराष्ट्र मुंबई में थे और यहाँ से वो रिसेंटली अभी यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि आपका ये कोटा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट अपने अपने तरफ से इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या मतलब इसका, क्या आप जेई में, नीट में, या फिर आप फाउंडेशन में, या फिर एनवी सर के साथ आप मोशन में एसोसिएट हुए, तो क्या वो सब चीज़ें हैं सर? थोड़ा सा अगर आप उस पर लाइट डालें तो। मतलब बेसिकली हम दोनों का जहाँ पे एनवी सर और मैं जब हम बातचीत जब कर रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, तो यही थॉट था कि बच्चा जब 10th पास आउट करके 11th में जाता है ना, तो उसके पास है ना वो बेसिक्स जो है उसके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, और सिर्फ हम मैथ साइंस की नहीं बात करें और सब्जेक्ट्स में भी। तो आइडिया यही था कि आगे जितना कम्पिटिटिव ज़माना हो रहा है उस हिसाब से वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, या बच्चे जो है उस हिसाब से तैयार होने बहुत ज़रूरी है। और यही कारण था जिस वजह से हमने जो है यहाँ पर कोलैब किया एक तरीके से। बहुत ही बेहतरीन टीम, ना सिर्फ कैमरा के सामने, कैमरा के पीछे भी ऐसी टीम काम कर रही है जो एक अलग लेवल पे इनोवेशन कर रही है इस कैटेगरी के अंदर। वैसे तो सर एनवी सर का नाम बच्चे जानते होंगे, लेकिन अभी फाउंडेशन में है, हो सकता है अभी 9th में बच्चे आए हों, तो फिर भी एक बार एनवी सर के बारे में अगर आप थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर दें, नितिन विजय सर। जी हाँ। तो अगर मैं ये मतलब मेरे हिसाब से बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके जितने भी भैया दीदी और जितने भी सीनियर जो उनके भाई बहन होंगे उन्होंने ज़रूर से पढ़ा होगा। और
मतलब कोटा फैक्ट्री से एनवी सर तो बहुत और भी नेक्स्ट लेवल पे बच्चे जानते हैं। मैं तो समझता हूँ सर कि जो जीतू भैया है वो जीतू भैया, एनवी सर ही हैं। हाँ, रियल लाइफ जीतू भैया कैरेक्टर इज एनवी सर, ठीक है। तो हालांकि उनका अपना जो ऑरा है वो अलग लेवल है। मतलब मैं जब पहली बार मिला तो वाकई में लगा कि यार बहुत कम लोगों में वो देखा है, वो एक वाइब्रेशन अलग सी होती है। सो वो एक अच्छा फील हुआ, और सर का योगदान है ही इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑफ कोर्स। मेरा आने का भी सर रीज़न कहीं ना कहीं जैसे बातचीत हुई जब मोशन एजुकेशन के साथ आप लोगों के साथ जब जुड़ने का था, टीम रीस्टार्ट को जब हम कर रहे थे इनिशिएट, तो उसमें आने का जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि हमें एनवी सर जैसी, संजीव सर जैसी मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्हें हमने यूट्यूब में देखा है अपने टाइम से, क्योंकि 2017 से जब से मैंने पढ़ाया सबसे सर मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ उस समय से ना, क्योंकि आप लोग तब के पाइनियर मैं आपको कह सकता हूँ 8 तक के हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि एनवी सर अपने आप में बहुत नेक्स्ट लेवल टीचर कहता हूँ। मतलब जैसे वो आप समझ सकते हो, हमने भी कंट्रीब्यूशन किया है, बट ऑफ कोर्स एक लेवल अलग है। पर हाँ, मैं अगर आपकी बात करूँ तो सर आपका भी जो यूट्यूब बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी अच्छा खासा आपने वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं बच्चों को। काफ़ी लेक्चर्स फिजिक्स और मैथ्स के मैंने देखे, और मुझे वहीं से जो है ना वो एक वाइब्रेशन आपके साथ भी मैच थी, और इस वजह से मेरा पर्सनल चॉइस था कि प्रणव पांडे सर भी जो है ना वो यहाँ पर आने ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो सर रीस्टार्ट जो अभी हमने स्टार्ट किया है, जो यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट, इसका मेन अगर हम रीज़न देखें कि किस रीज़न के साथ इसे स्टार्ट किया गया, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यूट्यूब चैनल बहुत से मौजूद हैं, बहुत से और भी चैनल्स हैं जो बोल रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम भी ये सब कुछ करा रहे हैं। किस मायनों में आप इसे अलग पाते हो, या फिर आप क्या ऐसी इनोवेशंस आपने इसमें देखी हैं जो रीस्टार्ट में आपको लगता है कि कुछ यूनिक बनाती है रीस्टार्ट को? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना सही नहीं समझता कि अलग, जी, जरूरी नहीं कि अलग ही हम करें तो ही हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, हम मतलब रीस्टार्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रीस्टार्ट की बात करूं या एड्यू मंत्रा की बात करूं, ठीक है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। जी, अब हम क्या चीज़ यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बच्चों को वैल्यू ऐड होगा, वो मैं अगर कहूँ तो ऑफ कोर्स जो हमारे प्रेजेंटेशंस के अंदर जो इनोवेशन, जैसे आप देखते हो कि वो गौतम सर के वीडियोस में आपने देखा होगा मैप जिस तरीके से अब पैन, जूम और मॉर्फ होते हैं, वो वाली चीज़ जो है वो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल। आप जब पार्थ सर के फ्लैश कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को देखते हो, जहाँ पर रिविजन का एक अलग ही लेवल क्रिएट हुआ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। जी, अब हम जो एक्सपेरिमेंट्स जो हम कर रहे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट्स और एक अलग तरीके की चीज़ें जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया है, बट एट दी सेम टाइम हम बच्चों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम उसको प्रॉपरली कम टाइम में कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चा जो है भले यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहा है, पर वो फ्री नहीं है, ऑफ कोर्स वो अपना टाइम दे रहा है, जो सबसे कीमती चीज़ है। तो उसका समय बर्बाद ना हो, इस चीज़ का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो कि अभी जो टीम रीस्टार्ट हम जो बना रहे हैं, इसमें जो एजुकेटर्स हैं, आपने कहाँ कहाँ से एजुकेटर्स को, मतलब क्या आपके पीछे एक आपका जो थॉट होता है, मतलब किस आधार पे आप ये डिसाइड करते हो कि यार ये एजुकेटर हमारे साथ होने चाहिए? ये आपने मेरे ख्याल से मैं इन जनरल आपने ऑफ कैमरा भी 2-3 बार ये ऑफ कैमरा पूछा है सर ये बात, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार जरा ऑन कैमरा भी ये बातें हो जाएं कि एटलीस्ट वो आपका क्या पैमाना होता है, क्या स्केल आप रखते हैं कि किससे आप मतलब डिसाइड कर पाते हैं इस चीज़ को कि यार ये एजुकेटर मेरी टीम में होने चाहिए, या फिर ये चीज़ें सर? देखिए, पहली बात तो ये ना कि मैंने इसमें ऐसा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं रखा था कि कोई ऐसा यूट्यूब टीचर हो जिसके इतने व्यूज़ हों, ठीक है। ये क्राइटेरिया कभी भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अक्सर सर कई जगह देखा जाता है कि यस दैट वाज। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि नहीं यार, ये तो एक अलग चीज़ है। जब हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर पहले तो हार्डकोर टीचर होना बहुत ज़रूरी है, एक इनोवेटर होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपने वही, जैसे मैं जितनी बार भी जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो हर बार ये मेक श्योर करता हूँ कि यार ये नया कैसे निकल के आ रहा है, मेरे लिए क्या नया है इसके अंदर, ठीक है। तो टीचर्स का सिलेक्शन का पैमाना भी लगभग यही था कि मुझे कुछ ऐसे टीचर्स चाहिए थे जो पहले तो हार्डकोर टीचर हों और जो उस चीज़ की वैल्यू समझते हों कि भाई जो हमको इन्फॉर्मेशन पास करना है बच्चों को, उसके साथ साथ वैल्यू भी हम कैसे
इम्पार्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सर कि आपको यूट्यूबर से पहले आप एजुकेटर को प्रायोरिटी देते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब यूट्यूबर तो ऐसा कोई टर्म है नहीं, ठीक है, वो तो बस बनाया हुआ ऐसे टर्म है। यूट्यूबर इस सेंस में सर कि जैसे कई बार हमने देखा है कि क्योंकि बहुत सारे हाँ, यूट्यूबर मैं समझ रहा हूँ कि आप मतलब जैसे मैंने शुरुआत ही वैसे की कि वो व्यूज़ वाली चीज़ जब आ जाती है ना, तो वो वाला क्राइटेरिया, यस ऑफ कोर्स, वो क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं था। देखिए ये है कि अगर हम या कोई भी क्रिएटर ये चाहता है कि वो जो चीज़ें बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका वैल्यू पहुँचे, है ना। यानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मतलब क्या, ज़्यादा व्यूज़ आए। तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जो क्रिएट कर रहा है वो चाहता है कि व्यूज़ आए, पर उसके साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ हम दे पा रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशन है ना। कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमेशा से रही है, एंड ऑफ कोर्स वो सही होगा अपना, अगर हमारा वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सही है तो बाकी इतना मैटर नहीं करता। डेफिनेटली सर। सर अभी याली बातें थोड़ी सी बहुत हो गई, थोड़ा सीरियसनेस की तरफ अगर मैं जाऊँ इस तरफ सर कि हम सभी या जितने आपको लोग ऑडियंस देख रही है वो आपको एक एजुकेटर के तौर पे देख रही है, संजीव सर यानी हमारे साइंस के टीचर। एक ऐसी कुछ एक अदर आपकी हॉबी या एक अदर साइड आपकी जो ऑडियंस को नहीं पता, ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कि एक डिफरेंट बिल्कुल साइड आपकी, वो क्या हो सकती है? वैसे तो काफ़ी कुछ तो मैंने भी ऑब्जर्व कर लिया इसे 1 महीने के मतलब, और ऐसी कोई चीज़ शायद ही नहीं है जो बच्चों को नहीं पता है। मतलब चाहे वो डांस हो, चाहे वो थोड़े से ड्रामे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा एक प्लस लाइफ नाम से एक काइंड ऑफ एक अलग व्लॉग चैनल आप कह सकते हो, तो उस पे अभी बता रहे हो सर आप मुझे खुद अभी पता चला। तो उसके ऊपर जो है ना, थोड़ा एक्चुअली मेरी डॉटर है जो अभी रिसेंटली 4 साल की हुई है, आयरा, या तो आयरा जब होने वाली थी उससे पहले ही जो है ना वो चैनल क्रिएट कर दिया था मैंने, और उसके पीछे आइडिया यही था कि जब उसका जो भी जर्नी होगा ना, उसकी ग्रोथ जो होगी वो पूरी रिकॉर्ड होगी उसके अंदर, जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो बस वही उसी पर्पज से था, बट हम बहुत सारी लाइफ के साइड्स जो है वहाँ पर शेयर होते रहते हैं अभी। हालांकि मेरी वाइफ जो है वो उस चीज़ को हैंडल करती रहती हैं, बट ऑफ कोर्स यस, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को वहाँ से पता लग जाती हैं। ये सर यूट्यूब में क्या, इंस्टाग्राम में कहाँ पर है? यूट्यूब पे है, प्लस लाइफ नाम से है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दूसरी चीज़ है जो बच्चों को नहीं पता हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं सर फिर भी जो नहीं पता होंगी, जो मुझे पता है। क्या मैं शेयर करूं सर? बिल्कुल शेयर करूं सर। मतलब सर जैसे मैं आपसे मिला फर्स्ट टाइम क्योंकि था, तो मैं आपको जानता था, मतलब एजू मंत्रा मतलब संजीव सर, मैं इस लेवल पे आपको जानता था, क्योंकि पर्सनल हमारा इंटरेक्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 महीने में अगर मैं देखूँ तो लगभग शायद 10 जून को हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर हमारा मीटअप हुआ था। तो उसके बाद सर मुझे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला आपसे। मैं मतलब वैसे पर्सनली तो आपसे वैसे नहीं कह पाया, क्योंकि मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ तो मैं बताता हूँ। जैसे काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे सर की डाइट है, इस बारे में सर शायद किसी को पता ना हो कि सर ने जो अपनी डाइट मेंटेन की है कि किस तरह से, क्योंकि सर को ऐसा लगा, मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगा था वीडियोस देख के, लेकिन उनका मानना है कि उनको लगा कि वेट गेन हो गया या कुछ इस तरह का, या हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने हेल्थ को टारगेट करते हुए अपना जब यहाँ आए तो मेरे सर आपने यहीं से शुरू किया गया सब कुछ? थोड़ा हाँ, मतलब कुछ मतलब शुरू तो वहीं से हो गया था, मुंबई से ही हो गया था, पर यहाँ आने के बाद वो और सिंसियरली फॉलो हुआ। अच्छा, तो अगर मैं कह सकता हूँ सर कि वो तपस्वियों टाइप का जो जीवन होता है, लगभग उस टाइप का सर ने, मतलब एक तरह से अपनी डाइट को पूरे कंट्रोल में रखते हुए, मतलब इसे भी एक डिसिप्लिन कहूँगा मैं सर, जो आपने रखा है। और अगर आप सर को देखोगे कि उनका सोने का तरीका क्या है, ये रहने का तरीका बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़े आदमी नहीं कह सकता हूँ इस तरह। ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोटा की एक्चुअल फील लेने के लिए हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, और जहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से पार्थ सर हैं, प्रणव सर हैं, गौतम सर हैं, हम सब सेम हॉस्टल में हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो हम वहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। तो ऑफ द सीन यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं। देखा सर कि आप लग्जरी पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मतलब आपका कहीं ना कहीं सर मुझे तो यही लगता है ना कि मैं इन्हीं चीज़ों को लग्जरी मानता हूँ, पता नहीं क्यों। एक थॉट भी बिल्ट हो रहा है इवेंचुअली, शुरुआत में नहीं था पर धीरे धीरे वो बिल्ट हो रहा है, जहाँ पर लगता है कि यार मतलब जो शो ऑफ या ये चीज़ें आप जो सेटिस्फैक्शन है ना, सिंप्लिसिटी में है ना, वो सेटिस्फैक्शन कितनी भी लग्जरी में आप जाओ या कुछ भी कर लो, उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। पर्सनल थॉट है सर, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि ये दिस इज़ एब्सोल्यूट राइट वे टू डू लिव लाइफ, पर ठीक है, सबके अपने अपने होते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक है सर, उस हिसाब से अपने एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। पर पता है, ये एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ मैं कि मतलब ये अपने आप फैलती भी है।
मतलब जैसे हम लोग अब साथ में रहते हैं तो पार्थ सर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है आइडियाज़ मेरे थ्रू गए हैं, डेफिनेटली। उनसे काफ़ी कुछ मैं सीख रहा हूँ। तो ये तो होता है, पॉजिटिव चीज़ें जो है हर चीज़ फैलती है, तो ये भी चीज़ है जो फैलती अच्छा है। सर, आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि जैसे आप आए, आपने हॉस्टल में रहना ज़्यादा प्रेफर किया, उसके बावजूद आप चाहते तो फ्लैट वगैरह में यहाँ भी रह सकते थे अलग से अपना सेपरेट, उसके बावजूद आपने हॉस्टल लाइफ को चूज़ करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? आपका कॉलेज वगैरह के बारे में सर अगर आप कुछ बताएं। ओके, सो बेसिकली यस, कॉलेज या स्कूल में कभी भी हॉस्टल लाइफ ज़िंदगी मतलब वो वाली चीज़ों का मौका नहीं मिला। अच्छा, तो हॉस्टल लाइफ जो हाँ, तो वो एक चीज़ थी। बट यहाँ पे आने से पहले ये थॉट नहीं था कि मैं हॉस्टल में रहूँगा। अच्छा। मतलब ये था कि हाँ ठीक है, मेरे एक मित्र थे, उनके यहाँ पे आया था और आइडिया ये था कि एक हफ्ते में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा एक फ्लैट लेके। और देखे भी, काफ़ी पसंद भी आए, एक तो फाइनल भी करने वाला था मैं उसी बीच ना। मेरे को जिस दिन मैंने फाइनल करने वाला था उसके एक दिन पहले रात में, जो इवनिंग में, मैंने थोड़ा सोचा कि यार एक्चुअल में मज़ा तो मुझे यहाँ पर आ रहा है, बच्चों के साथ, बच्चों के बीच में, जैसे वो मेस में जाके खाना खा रहे हैं, वो सारी चीज़ों JNET की को preparation फील करते हैं, करते हो। जी, यस, जी। तो कोटा की वाइब ही नहीं आएगी अगर मैं फ्लैट में रहूँ या वैसे कुछ करूँ, तो इट इज़ भीड़ सेम में एज भी, कि मैं बॉम्बे हाँ, में रहूँ, सही यहाँ बात पे है, रहूँ। क्योंकि हम कोटा ऐसी जगह में है जिसे हम कोटा को हम कहते हैं एजुकेशन की काशी कहते हैं इसे, शिक्षा की काशी जी हाँ, कहते हैं। शिक्षा की काशी। और वहाँ आकर भी अगर हम अपने स्टूडेंट से, अगर सही बात बोल रहे हैं सर, मैंने भी फील किया, मतलब जेई और मैंने जब आप लोग भी जब आए तो आप लोगों को भी मैंने इस चीज़ Recommend के किया, लिए हाँ जी, रेकमेंड किया कि आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। पर मेरा पर्सनल मानना है कि आप एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखो, बिल्कुल। एंड यू गाइज एंजॉयड इट। तो भाई डेफिनेटली सर, अच्छा रहा सर, डिसीजन सही रहा। पहले तो मुझे लगा था कि यार अपना अलग से कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कहीं बाहर, लेकिन बाद में सर अलग अलग तरह के स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है, उनकी मेंटालिटी या फिर क्या उनके दिमाग में चल रहा है कोटा के बारे में। सर हाँ, यहीं से मैं एक बात लेना चाहूँगा, कोटा के बारे में सर एक तरह का नेगेटिविटी या बीच में कुछ टाइम से फैली है, मतलब कुछ इस तरह के रूमर्स भी आए हैं, कुछ इस तरह के फैक्ट्स निकल के आए कि यार आप शायद जानते होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि डार्क साइड ऑफ कोटा, कि मतलब बच्चों का साइकोलॉजी और ये सब चीज़ों को साइकोलॉजिकली लेकर। बच्चे इस चीज़ में हो रहे हैं। क्या आप उस बारे में अगर कुछ लाइट डालें एज एजुकेटर, क्योंकि आप सिर्फ एजुकेटर, अगर आप वहाँ होते मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ में बात कर रहा था तो ये अलग बात होती है, आप यहाँ ग्राउंड लेवल पर आकर आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो कि सर जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? या भाई देखो, अगर हम स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स के हिसाब से तो सच्चाई है कि बच्चे कम हुए हैं, बच्चे कम हुए 31%, पर ऐसा कुछ जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, मैं उससे डिसएग्री करूँगा। क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल की मेंटोरशिप चलती है, जितना ज़्यादा गाइडेंस है, जितने टीचर्स, जितने अच्छे स्तर के टीचर्स हैं, जी। वो शायद इंडिया में और कहीं मैं नहीं देखता हूँ उस चीज़ को। ये तो है तो एक हब तो है, पर हाँ जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे होंगे उस हिसाब से वो चीज़ जो है वो नंबर्स वैसे दिखते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ आप, जो बच्चा प्रेशर फील कर रहा है वो हर जगह मिलेगा आपको, जी। ठीक है। और जो थोड़ा सा अपने मन में रिलैक्स्ड है वो भी हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर भी अपन ने दोनों तरह के बच्चे देखे। इनफैक्ट मैंने तो ये समझा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो अपना प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, मिलते हैं, जाते हैं, है ना, टीचर से काफ़ी कनेक्टेड है। तो मतलब मैं पर्सनली मैंने नेगेटिव साइड जो है नहीं देखी यहाँ पर। जहाँ तक देखा काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट चाहे जिस भी सेंटर में जा रहे हो, कोई किसी भी क्लासेस कोचिंग में जा रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक अलग ही डिसिप्लिन है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि मेरा भी सर ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कोटा है, शायद आपका भी फर्स्ट टाइम है सर? फर्स्ट टाइम, मतलब हाँ ऑफ कोर्स इस रीजन से तो मतलब पहली इस बार ही हमारा सेशन में, मतलब पहली बार अभी आए। तो हाँ सर, इस तरह की चीज़ें रहती थी क्योंकि हमें न्यूज़ वगैरह से देखने को मिलता है, लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ ग्राउंड रियलिटी जो है वो यहाँ पर आओगे तो कि पता चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, हेल्दी एनवायरमेंट, कहीं ना कहीं बच्चों को एक माहौल मिलता है अपने घर से निकल के चीज़ों को देखने का, समझने का। इनफैक्ट मैं एक चीज़ सर ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं अदर स्टेट से, जी, चाहे हम मुंबई महाराष्ट्र से बात करें या यूपी बिहार से बात करें या साउथ से बात करें, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो फ्रेंड्स हैं जो अपनी कोचिंग चलाते हैं, एंड दे हैव अ ड्रीम टू कम हियर टू सी द पेडागोजी, यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। और मतलब यहीं से एक बात मैं लेना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि जैसे हमने देखा, अभी तो मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा था कि स्टूडेंट साइकोलॉजी या स्टूडेंट साइकी के हिसाब से, लेकिन अगर हम वैसे सोचें अब कि जिस तरह से चीज़ें एक तरह से डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, शायद आपने देखा होगा कि 31% का ऐसे लगभग आंकड़े हैं कि ऑलमोस्ट 30% का डिक्लाइन हुआ है स्टूडेंट्स के यहाँ आने में। सर वो रीज़न है ना, मतलब उसके सेंटर्स जो हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, आप इसको
कैसे देखते हैं ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें अलग अलग सेंटर्स खुल रहे हैं, तो क्या इससे आने वाले टाइम में कोटा का जो क्रेज़ है क्या नहीं, कम होता हुआ नजर आ वो रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट ऐसे होगा कि बच्चे यहाँ पर नंबर कम होगा या रिडक्शन होगा, वैसा नहीं है। पॉइंट ये है कि अब बच्चों की संख्या बढ़ गई है। हाँ। तो अगर आप मान लो कि जितने बच्चे एवरी ईयर नीट जेई में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर वो सारे बच्चे अगर यहाँ पे आने लगे तो वो भी क्या है ना, एक एक्सप्लोजन की तरह ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी था। जी जी। बट कोटा का इम्पैक्ट कम होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव है जैसा हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास सर ऑडियंस जो है वो 9th-10th को अभी पढ़ रही है बच्चे, आपका क्या सजेशन रहेगा उन बच्चों को 9th-10th के लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपने टाइम की अगर बात करूँ सर, मुझे कोई खास क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन होती है बच्चों को, काफ़ी बच्चों को होती है कि उन्हें पता रहता है कि यार जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आपका क्या इस बारे में उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी 9वीं 10वीं में 9th-10th में पढ़ रहे हैं बच्चे फाउंडेशन में, आप उन्हें क्या एक तरह का सजेशन या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें अपनी राह को आगे चुनना चाहिए, एज अ करियर क्या उन्हें करना चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी लेना चाहिए, आर्ट कॉमर्स, क्या कैसे आप देखते हैं सर इसे? अगर कोई बच्चा 9th में है या 10th में है जी। तो उनके लिए तो एक ही सजेशन है, भाई अपनी जो पढ़ाई है उस साल की पढ़ाई उसको दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब जो क्लास में आप हैं, दिस इज़ माई पर्सनल थॉट कि मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये सही तरीका नहीं। अगर आपने 10th में हो, ढंग से अगर आपने 10th की पढ़ाई कर ली ना, वो बहुत इनफ है, मेरा पर्सनली ये मानना है। बाकी तो बच्चे 6th से भी तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स की, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि नहीं यार, बच्चे को अपना ज़िंदगी भी जीना है और साथ में जो चीज़ अगर उतना भी अच्छे से पढ़ ले तो काफ़ी है। सही बात है। और वैसे भी सर आजकल तो जिस तरह का हमें मतलब चीज़ें दिख रही हैं, उसमें अब ये है कि हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। कल हम इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या नई क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। मतलब बच्चे अलग अलग जगह अपना पैशन देख रहे हैं, तो ये शायद ज़रूरी भी नहीं है कि हम एकेडमिक्स, अगर हमें इंटरेस्ट ना हो तो हम कुछ डिफरेंट ब्रांचेस में भी अपनी जाके ट्राई कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे मतलब सिर्फ जेई नीट इंजीनियरिंग मेडिकल यही लाइफ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपके हार्डवर्क करने की ताकत, बेसिकली कोटा में अगर हम देखें या फिर ऐसे कोई भी इंडिया में किसी भी जगह पे जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, पर वो मेहनत करना सीख रहा है, एंड दैट एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, मुझे लगता है कि वो जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में आगे बढ़ाती है। वो एक जो डिसिप्लिन उनका इस यंग एज में जो कर रहे हैं सर, वो उनको आगे के डायरेक्शन, क्योंकि हर बच्चे को जरूरी नहीं है कि उसके घर में, उसके आसपास में वैसा माहौल मिले कि वो हार्डवर्क करने की हैबिट उसके अंदर आए। पर जब वो ऐसी जगह पे आता है ना, कोटा जैसी जगह पे जब आता है, तो वो एक दूसरे को देख के फील ले रहा है। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था, अपने फ्रेंड के पास जब आया था, उनके वो वहाँ पे ही इज़ ऑल्सो मेंटोर टीचर हैं वो केमिस्ट्री के, और वो अपने हॉस्टल में ऐसा मेंटेन करते थे कि बच्चे जो है उनसे पूछ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, वैसा चीज़ें हो रही होती है, और वो आपस में बच्चे ज़बरदस्त कम्पीट करते थे, बहुत ही प्यारा, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था वो। तो आई थिंक वो जो हैबिट है वो हेल्प करती है लाइफ में आगे, और वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, और हर जो सिलेक्टेड बच्चा है, हर बच्चा जो आईटी में गया है या फिर बड़े कॉलेजेस में गया है, ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस उसको मिले ही। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वहाँ भी देखने को मिलती है। पॉइंट ये है कि वो जो हार्ड वर्क सीखता है करना, है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ सर, मतलब यही कहा था कि एजुकेशन इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। मतलब एक जर्नी है, उस जर्नी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं सक्सेस के बारे में ऐसा कहता हूँ, सक्सेस इज़ नॉट डेस्टिनेशन, इट्स जर्नी। सर मैं अभी यहाँ से शिफ्ट करके टॉपिक को ले जाता हूँ, यूट्यूब पे जरा हम ले जाते हैं। सर यूट्यूब में आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है पढ़ना, जैसे एक बारी के लिए अगर कोई 10th का या 9th का बच्चा में देख रहा है और वो कहता है कि सर मुझे 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, या उनके पेरेंट्स इस बात को देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यूट्यूब से, यानी अगर मैं स्पेशली बात करूँ रीस्टार्ट जो हमने अभी स्टार्ट किया हाल ही में, जिसमें हमने गुड सीरीज़ वगैरह चलाई हुई है, जहाँ हम लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सारे एजुकेटर्स, क्या आपको लगता है कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर, मतलब ना उसका कोई ट्यूशन हो, सिर्फ स्कूल हो उसका, एक स्कूल से घर आए और नॉर्मली जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करे, तो आप विदाउट एनी पेड कोर्स? हाँ, विदाउट एनी पेड कोर्स, और उसमें सिर्फ और वो रीस्टार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं एक बारी के लिए, यूट्यूब में वो कुछ और देख भी नहीं रहा, वो चाहता है कंप्लीटली रिलाई होना, तो सर आप उस बच्चे को क्या कहना चाहोगे कि किस लेवल तक वो परसेंटेज ला सकता है, किस लेवल तक उसका इंप्रूवमेंट हो? नहीं, मतलब मैं कहना तो यही चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग। मैं पिछले अब लगभग 10 साल होने को आ गए यूट्यूब पर, तो आप ये मतलब
बी एश्योर्ड कि हमने हर साल ये चीज़ प्रूव करी है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 98-99% मार्क्स लाए हैं किसी भी कोचिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन पेड कोर्स को ज्वाइन किए बिना. ठीक है, सिर्फ अपनी स्कूल और हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स को फॉलो करके. तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत मतलब मुश्किल काम नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव करा हुआ है. बट ऑफ कोर्स एवरी ईयर हम उस चीज़ को और थोड़ा इन्हांस करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और बस हम्बल्ड. और अभी तक का सर जैसा रिस्पांस है बच्चों का रीस्टार्ट में जो लेकर के काफ़ी मतलब एक अच्छा रिस्पांस भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी एजुकेटर्स हमारे काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करें, क्योंकि देख के भी लगता है, समझ में आता है सर लेक्चर की क्वालिटी वगैरह. अच्छा, तो सर अभी हम चलते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट साइट लेकर चलते हैं कि आपका जो फैमिली में कौन कौन है, एक बार वहाँ से हो जाए स्टार्ट. अच्छा, अभी हम पॉडकास्ट पे आ रहे हैं. जी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर. मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बेसिकली मैं हूँ, मेरे 2 ब्रदर हैं, हम तीनों की शादियाँ हो गई है, मॉम डैड हैं घर पे, मम्मी पापा हैं. ये सब आप वहीं रहते हैं महाराष्ट्र मुंबई? सब वहीं पर रहते हैं जी. और घर में 4-5 बच्चे हैं सभी के मिला के. तो एक अलग ही माहौल रहता है, मस्ती वाला माहौल रहता है. हमारी सिस्टर है, बड़ी दीदी है, तो वो भी पास में रहती हैं. अच्छा. उनकी फैमिली है, वो लोग आ जाते हैं कई बार. तो बड़ा ही ऐसे मतलब कभी सीरियस माहौल होता नहीं है, मस्ती वाला माहौल रहता है. सर आपने कहा कि आपके रूट्स बिहार से जुड़े हुए हैं, मतलब बिहार से हैं, तो वहाँ से कब आपका आना हुआ? क्या बहुत छोटे थे आप क्या? नहीं, मैं तो बॉर्न एंड बॉटअप यहीं पे हूँ. अच्छा, तो मेरे माता पिता वहाँ से अच्छा आए थे. जी जी. और रोज़गार और अपनी लाइफ की तो जाना होता तलाश है में. वहाँ कभी बिहार कभी? यस, बिल्कुल होता है. अच्छा. मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो यूट्यूब से ही कनेक्ट हुआ है, जो बिहार से हैं. सर बिहार, मगध, चाणक्य वही वाला इलाका है ना? हाँ, ये वही इलाका है. अच्छा, चलिए ठीक है. और सर ये जो आपके, मैंने भी आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी जब आपने 10th किया, जब आपका 10th था एग्जैक्टली, उस 10th में और इस 10th में आप क्या फ़र्क देखते हैं? यानी जिस समय आपने अपने 10th के एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे, आपने अपनी प्रिपरेशन करते होंगे 10th 12th वगैरह की, और इस समय जो आपको चीज़ें लगे, क्योंकि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उस समय से इस समय काफ़ी फ़र्क आया. मतलब कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन वगैरह में इनमें काफ़ी फ़र्क है. उस समय तो ऐसी चीज़ें हम मान ही नहीं सकते कि ऑनलाइन वगैरह होता था. तो आप क्या समझते हैं सर, कैसे चेंजेस आए, क्या प्रोज क्या कॉन्स? देखो, एक ही एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लगता है. वो ये है, एडवांटेज ये है कि फ्रीली अवेलेबल हो गई हैं आपको यूट्यूब पर आपके लिए बेस्ट लेक्चर्स. आपको अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया, कोई लेक्चर मिस हो गया है, तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से आप उसको यहाँ से कवर कर सकते हो. डिसएडवांटेज भी इसी से जुड़ा हुआ है कि व्हेन देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, इट इज़ जस्ट, है ना, इट्स ऑफ नो यूज़. तो जब आप बहुत सारे चैनल्स के बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत आती है. आप अपने एक टीचर को पकड़ो, किसी भी चैनल का हो, जो आप जिससे रेजोनेट कर पाते हो, और उससे पढ़ो. दैट्स इट. हाँ, पहले सर यही था कि एक तरह से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, अभी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है. हाँ, अब इसमें ये भी होता है सर कि कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, मेरा पर्सनल मानना भी ऐसा ना कि जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अब वो टॉपिक चाहता है, वो रिक्वायर्ड है, उसके लिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि आज स्टूडेंट के हाथ में फिंगर टिप्स में उसकी सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता उस समय में. जो उसका अटेंशन का जो एक टाइम पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है. आप देख रहे हैं जिस तरह से रील्स या जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहे हैं, उसमें सर आप कैसे सलाह देना चाहेंगे किसी स्टूडेंट को कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसके साथ रहते हो? क्योंकि मैं इसे एक बड़ी चुनौती मानता हूँ सर आज के टाइम पे. क्योंकि जैसे इसमें मैंने आपसे बोला ना कि पहले हम पढ़ते थे कि विज्ञान एक वरदान एक अभिशाप, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते थे कि उसके फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी, जैसे कि आपने बताया. तो मैं सर फ़ायदों के तौर पे तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें फ्री एजुकेशन वगैरह मिल पा रही है, अच्छे एजुकेटर्स मिल पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है. वहीं दूसरी तरफ स्पेशली हम यूट्यूब में ही बात करें तो सर यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि यूट्यूब को इस तरह से बनाया गया था कि वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा होगा. तो ऐसे में आप स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, एक अपने छोटे जूनियर की तरह या अपने स्टूडेंट की तरह कैसे बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से वो कैसे निजात पा सकता है अपनी पढ़ाई को रखते हुए यूट्यूब वगैरह में या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते समय? मतलब मुझे ये एक्चुअली बड़ा कंसर्न है. दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो हम एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं. तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ को बच्चे को अपने लेवल पे इस चीज़ को समझना होगा कि जब उसको ज़रूरत है किसी, मतलब ये तो जनरली कहीं भी अप्लाई होता है कि अगर मुझे पढ़ना है तो ही मैं जाके बुक के पास बैठूंगा. लेकिन सर जैसा कि हम देखते हैं ना कि यूट्यूब के इतने हाई एल्गोरिदम्स चलते हैं, उसमें इतना मतलब एक माइंड गेम खेला जाता है कि बच्चे ने अभी कुछ किया, फीड में वो आ गया.
कैसे कर तो ये सेल्फ कंट्रोल वाली ही बात है सर कि मतलब हर चीज़ को समय, हर चीज़ का डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपका खाने पीने का समय है, आपका खेलने कूदने का समय है, आउटडोर स्पोर्ट्स या उन सब चीज़ों में एंगेजमेंट ज़रूरी है। तो थोड़ा सा यस, ऑफ स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है। मतलब यूट्यूब से पढ़ाई हो रहा है, ये अच्छी बात है, बट वही यूट्यूब आपको चीज़ें समय आपका ले भी रहा है। तो आपको ये चीज़ बैलेंस करनी होगी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ा सा दूर रह के जब आप चीज़ें करोगे, अपने एक्टिविटीज़ करोगे, बुक्स से भी पढ़ोगे, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर आप पूरे दिन आपको लगता है कि यार मैं 4 घंटे यूट्यूब यूज़ करूँगा या फ़ोन यूज़ करूँगा, उसमें 1 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा ये, तो ये नहीं चलने वाला। ये जो अप्रोच है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। थोड़ा सा अपने ऊपर वो जो डिसिप्लिन और संयम की हम बात कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है। सर फेवरेट एक्टर कौन है आपके? फेवरेट एक्टर पंकज त्रिपाठी। कल देख रहे थे सर। अब जिक्र तो नहीं करेंगे क्या देख रहे थे, लेकिन कल ही देख रहे थे सर। तो आपने सर कंटिन्यू किया था, पूरा फिनिश किया था? 3 समझ गए। 3-3:30 मेरी आंखें सर अभी तक दर्द हो रही है इस कारण से। मैं तो आधे में सो गया था। तो कैसा लगा सर आपको, उनमें क्या ऐसा लगा? क्योंकि उनका भी स्ट्रगल भरी एक यस दैट्स समथिंग। मुझे लगता है कि जो बोलते हैं ना, सबसे मुश्किल रोल डायरेक्टर सबसे काबिल एक्टर को ही देता है। तो ये वही चीज़ है कि काबिल एक्टर की पहचान होने में भी बहुत समय लगता है, ठीक है, और उसको हीरा बनने में भी समय लगता है। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी हैं हमारे, एक और वो जो, अरे वो मुझे याद है। बाकी आपका ये और वो वाला सर मुंबई का मुझे समझ नहीं आता। नवाजुद्दीन नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो दे आर क्लास कैरेक्टर्स यार, वो लोग का सामने बाकी किसी का मैच नहीं लगता मुझे। अच्छा, और एक्ट्रेस में कौन है सर? एक्ट्रेस यार, अच्छा आपने एक्सप्लोर नहीं किया कभी इस तरह से? मतलब ऐसे ठीक है सर। और आपको सर अगर हम देखें कि जो आजकल की जो ओल्ड पिक्चर्स वगैरह जो मूवीज़ बनती थी, उनमें और इनमें क्या कुछ आप फ़र्क वगैरह क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि जो वेब सीरीज़ वगैरह आई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं गलत नहीं देखता हूँ। मतलब यही तो समय का खेल है। हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में उस तरह की डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी, उस तरह की चैलेंजेस भी होंगे। अब उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को फ़िल्टर्ड रखता है इन चीज़ों से। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चैलेंज है। मतलब आज की वेब सीरीज़ में अगर गाली गलौज हो रहा है, तो यार पहले के लोग गाली नहीं सुनते थे ना। मतलब पहले भी आसपास में कहीं मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, होता था, बट यू नीड टू मेक योर सेल्फ फिल्टर्ड कि भाई मुझे कैसा रहना है। तो आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी। आप ही चूज़ करोगे ना कि आपको क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है सर, आपका इस जर्नी में, क्योंकि जो आप भी मतलब जब हम देखते हैं कि यूट्यूब में आपने किस तरीके से एक एड टेक बिल्ड किया, मतलब सर कितना समय पहले बनाया था आपने? आपका एजू मंत्रा की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये कब बिल्ड हुआ या कब मतलब कैसे हुआ? दिस वाज नॉट समथिंग, कोई प्लानिंग या ना ही फंडिंग या किस तरह कोई चीज़ें नहीं थी। यस, तो पॉइंट ये है ना कि ये जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। तो ये एक जर्नी है जो चलती जा रही है, जो एडू मंत्रा के फॉर्म में एक पॉइंट पे आई और जो अब रीस्टार्ट के फॉर्म में री एमर्ज करी। तो दिस इज़ जस्ट अ जर्नी, और हम इस जर्नी को ही एंजॉय करना चाहते हैं, और जब तक हो सके उतना बेस्ट वैल्यू हम देना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली एम। इस जर्नी के दौरान कुछ स्ट्रगल आपको महसूस हुए हो, या आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही देख रहे होंगे। आप एक ऐसा नाम है जिन्हें लोग इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं। इन्हें काफ़ी मतलब जो एजुकेटर्स होते हैं या जो स्टार्टअप अपना चालू करना चाहते हैं, वो लोग भी आपके इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आप उनको मतलब क्या कुछ चैलेंजेस आए? मैं समझता हूँ कि एक सक्सेसफुल पीपल जो भी है, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स होती है। हमें हर बार दिखाई नहीं देती वो चीज़ें, क्योंकि हमें हमेशा सफलता दिखाई देती है। उसके पीछे के जो संघर्ष है वो हमें समझ में नहीं आते। तो सर उस बारे में अगर आप कंफर्टेबल हो तो कुछ अगर आपको लगा हो, आप डायरेक्टली बोलें या ना बोलें, लेकिन जो भी आपको लगता है कि अगर किसी के साथ स्ट्रगल आते हैं तो उन्हें कैसे कॉप अप उनके साथ किया जा सकता है, या ये सब बातें। आई थिंक अगर स्ट्रगल्स नहीं आएंगे तो हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और हम सही मायने में हम मैच्योर नहीं होंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई स्टार्टअप्स में फेल हुआ। सपोज कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा पर्सन है जिसने 2-3 स्टार्टअप में वो फेल हुआ है, और तब जाके उसका चौथा या 5वां बिजनेस क्लिक हुआ है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यार उसका जो रीस्टार्ट है या उसका जो ज़ीरो से शुरू करना है उसमें, और एक नए
पर्सन जो शुरू कर रहा है कोई पहला बिजनेस, उसमें बहुत अंतर होता है. ही इज़ हैविंग दैट लर्निंग कि भाई मेरे को क्या चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. आई थिंक लोग जो है सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं. मेरा ये मानना है कि फेलियर्स को भी उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए. डेफिनेटली सर. अपने अंदर करो. सर मैं इसमें कोट करना चाहूंगा, गिरते शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. क्या बात है सर जी. बहुत बढ़िया. मैं शहसवार कहना चाहूंगा. तो सर काफ़ी अच्छा, आपसे वैसे भी हमारी इन जनरल भी बातचीत होती रहती है, तभी मुझे लगा भी कि सर एक पॉडकास्ट एटलीस्ट हमारा होना चाहिए. मुझे नहीं लगता ये कल ही आपने जिक्र किया और मैंने बोला आज ही करते हैं. हाँ सर, मैंने कल ही आपसे बोला था, इवन मेरे ख्याल से नाइट में ही बोला था हमने, और उसी समय आपने मुझे तुरंत बोला था कि हाँ चलिए करते हैं. और मतलब कोई मेरा ये मानना है यार, रुकना क्यों है. हाँ सर. और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. मैं आपके साथ बैठा था स्टार्टिंग में भी बैठा था, तो भी मेरा दिमाग ब्लैंक ही था. मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था कि मैं पेपर में नोट कर लूँ क्या पूछूंगा. मैं चाहता हूँ कि सारे अनफिल्टर्ड रहे. लेकिन फिर भी अभी क्योंकि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, उतनी तरीके आप बताइए आपको कैसा लगा ये जो पहला आपका एज अ होस्ट आपने इस चीज़ को करा. ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि आपका मुझे एक तरह से आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छा भी लगा सर. जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर. और हम एज अ टीम हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो है सही वैल्यू तक मतलब ले जाया जाए बच्चों तक. तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अपन कर पा रहे हैं, और ऐसा हम आगे भी कर पाएँ, ये उम्मीद करता हूँ मैं. डेफिनेटली सर. तो सर अभी के लिए अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देने की देते हैं. मिलते हैं लेक्चर्स के दौरान बच्चों के साथ. तो अगर आप कुछ एक लास्ट कोट के साथ, एक लाइन के साथ अगर आप फिनिश करना चाहें बच्चों को कि जो आप कहना चाहते हो, फिर हम. बस मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 11th में या 12th में या उससे भी आगे निकल गए हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को या अपने जूनियर्स को शेयर करिए इस वीडियो को, जो लोग स्पेसिफिकली 9th और 10th में हैं, जिससे कि उनको इस चैनल के बारे में पता लगे और इसके ऊपर जो कंटेंट आ रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है, वो उन तक पहुँचे. ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. ठीक है सर, थैंक यू.